चलो अब जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान ध्यान से करना। अच्छे क्वेश्चन में काउंट होंगे, से ना, अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है काफी, और नीट में तो बहुत सिंपल सी चीज आएगी। अगर मैं बोलूंगा एस्टर हाइड्रोलिसिस में मैकेनिज्म कौन सा है, तो एस्टर हाइड्रोलिसिस के लिए टोटल 8 मैकेनिज्म डिफाइंड होते हैं। कैसे, वो मैं भी तुम्हें बताऊंगा। पहले थोड़ा सा बोर्ड लेवल के लिए भी सुन लेंगे। यहाँ पे क्या चीज है, देखो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सही ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, कोई भी एस्टर है, मान लो ये RCOR डैश। इसका जो हाइड्रोलिसिस है दोनों मीडियम में पॉसिबल है, चाहे वो मीडियम एसिडिक हो या मीडियम बेसिक हो। एसिडिक मीडियम में H+ आएगा, बेसिक मीडियम में OH- आएगा। एसिडिक मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस है, चलो तुम आंसर देख के बताना कि किसमें किसमें रिवर्सिबल होगा, किसमें इरिवर्सिबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चीज का। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है ये। इसकी बात बताऊंगा तुम्हें, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के जस्ट ऑपोजिट है ये। इसमें बना RCOH+R-OH। RCOH+R-OH, और उससे नेक्स्ट में भी सेम बनेगा, लेकिन मीडियम बेसिक है तो एसिड तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। RCOO- प्लस R-OH। क्या क्लियर है? यस सर। अब इसमें बताओ, तुम बताओगे कि कौन सा मैकेनिज्म रिवर्सिबल है और कौन सा मैकेनिज्म इरिवर्सिबल है। ये बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर H+ के साथ रिवर्सिबल हुए चाइन्स के साथ है। रिवर्सिबल। रीजन, रीजन दे। सर जो मेन एस्टेरिफिकेशन होता है उसमें H+ ही तो डालते हैं, उसमें फिर से रिवर्ट बैक कर जाएगी फिर। अच्छा ऐसे सोच रहा है तो रीजन क्या देगा? अगर रीजन देना, ये तो तू कुछ मतलब कि जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का आंसर दे। नहीं। सर एक सेकंड, फिर प्रोडक्ट देख, दूसरा ये सोच रहा हूँ। प्रोडक्ट देख, प्रोडक्ट चेक कर, प्रोडक्ट दोनों में क्या बन रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। उसी वजह से तो बोल रहा हूँ। सर फिर इसमें अनायन बन रहा है, फिर इसमें H2O बाहर ही नहीं हो सकता। नहीं ऐसे नहीं, और सोच, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक कर। हाँ सर, फिर तो रेजोनेंस स्टेबल है वो तो क्यों रिवर्ट बैक करेगी। हाँ, देखो सर, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ बना एसिड, यहाँ बना उसका आयन। एक रीजन तुम बोल सकते हो कि आयन इज मोर स्टेबल देन एसिड। है क्लियर कि नहीं ये? तो इससे रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, और एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होगा, रिवर्सिबल। क्या क्लियर है ये? यस। तो एक क्वेश्चन ये जो पेपर में आएगा, क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ये, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इज रिवर्सिबल बट अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज इरिवर्सिबल। एसिड हाइड्रोलिसिस इज रिवर्सिबल बट अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज इरिवर्सिबल। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। और एसिड हाइड्रोलिसिस जनरली जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, और अल्काइल हाइड्रोलिसिस होता है सेकंड ऑर्डर का। ये भी याद रख लेना। अब एसिड हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल क्यों है, अगर एक क्वेश्चन आता है तो तुम पहले ये वाली रिएक्शन दिखाओगे, ये रिएक्शन दिखाओगे पूरी। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इरिवर्सिबल क्यों होता है, फिर ये रिएक्शन दिखाओगे, फिर ये रिएक्शन दिखाओगे। अब फिर उसके बाद लिखोगे, सिंस एनायन इज मोर स्टेबल, एनायन जो बना इट इज मोर, या इट इज मच बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे ना इसमें, जबकि एसिड में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन होगा। ये दिखाना है प्रॉपर, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ आ रही बात कि नहीं है? एनायन फॉर्म्ड इन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज alkaline, anion formed in alkaline hydrolysis is much better resonance stabilized than acid formed in acidic hydrolysis। क्या क्लियर है ये? यस सर। नोट करते रहना, पेपर में आंसर ऐसे लिखे आना है। इसलिए अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है इरिवर्सिबल,
और एसिडिक हाइड्रोलिसिस है रिवर्सिबल। नोट करते रहना हर एक चीज, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, सही ना। एक तो ये बात ध्यान रखना, और एक सेकंड ऑर्डर बोला अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जनरली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, कोई भी किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो ये तो मैं बता दिया। और एक क्वेश्चन और था इसमें, और इसमें ये क्वेश्चन था, मैकेनिज्म तो है ही इसके। एक तो ऐसे ही बता सकते हो, देखो अभी ये एसिड बेस रिएक्शन है ना, ये वाली, ये एसिड बेस रिएक्शन है। ऊपर जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा? तभी तो अल्कोहल का ओ अटैक कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसके कार्बन में पॉजिटिव जा रहा है कि इसके कार्बन पे पॉजिटिव जा रहा है? कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? सर ऊपर वाला। हाँ, तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो अल्कोहल इलेक्ट्रॉन देगा। क्या ये नीचे इलेक्ट्रोफिलिक है? सर कम इलेक्ट्रोफिलिक है। बहुत ही कम इलेक्ट्रोफिलिक है ये तो, है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो इसलिए इसमें रिएक्शन रिवर्ट बैक नहीं कर पाएगी। समझ गया कि नहीं? यस। इसीलिए एसिडिफिकेशन रिएक्शन हम सिर्फ एसिडिक मीडियम में स्टडी करते हैं। एसिडिफिकेशन रिएक्शन जो है हम सिर्फ एसिडिक मीडियम में स्टडी करते हैं, नॉट इन बेसिक मीडियम। क्या क्लियर है? यस सर। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, एक चीज और नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो भी। जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ना एस्टर का, जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है एस्टर का, इसको हम सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। डेफिनेशन नोट कर लेना, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज आल्सो कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है एस्टर का, इट इज आल्सो नोन एज सपोनिफिकेशन। लिख लिया? यस सर। है ना, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज आल्सो कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, ऐसे याद रख सकते हो कि ये सोप होता, सोप है ना, ये सोप ही तो है ये, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है ना, इसलिए सपोनिफिकेशन कहते हैं। सोप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से। RCONA सोप की फॉर्म तो है, याद आ गया कि नहीं? ये C15H31CONA, सोडियम पाल्मिटेट, C17H35CONA, सोडियम स्टीरेट, C17H33CONA, सोडियम ऑलिएट। याद आ गया कि नहीं ये? यस सर। C15, 15 से पाल्मिटेट, 17 से स्टीरेट। याद करवाया था क्लास में ये। चलो ये मैं बता चुका हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको। अब इनके मैकेनिज्म देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा अब यहाँ पे। जैसे अब गर्त को याद है किसके कितने मैकेनिज्म डिफाइंड है टोटल, और क्या नाम थे उनके? सर ये तो नाम तो नहीं है भी, मैकेनिज्म आपने बताया 8 है। तो इनके नाम देखेंगे एक बार, देखेंगे ऑब्जेक्टिव में, मेडिकल के ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ नाम पूछे हुए हैं, इसके नाम क्या होंगे। देखो इसके अंदर एक तो होता है यहाँ से क्लीवेज, जो जो प्रोडक्ट मिला है। अभी तो मैंने यहाँ पे O18 जैसे मार्क नहीं किया, यहाँ पे मैं O18 लिख दूँ, O18 लिख दूँ, तो वो O किसके पास गया? एल्कोहल के पास गया कि एसिड के पास? सेम ऐसे इधर एल्कोहल के पास गया कि आयन के पास? तो इसलिए इसके मैकेनिज्म जो डिफाइंड है, क्लीवेज यहां से हुआ, एसाइल का हुआ या एल्काइल का हुआ। ये एसाइल पार्ट है, एसाइल पार्ट है जिसको डिनोट करेंगे AC से। ये एल्काइल पार्ट है जिसको डिनोट करेंगे Al से। क्या पहली बात समझ आ गई कि नहीं? एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज हुआ कि एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज हुआ? एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज हो रहा है या एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज हो रहा है? पहली बात समझ आ गई होगी तुम्हें, समझ गए कि नहीं है? यस सर। एक, अब रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है कि बाइमोलिकुलर है? रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है, या यानी AC जो एसाइल ऑक्सीजन बाइमोलिकुलर है, या यूनिमोलिकुलर 1 और 2, एल्काइल ऑक्सीजन 1 और 2। आ रहा है समझ कि नहीं? सर ये वाला रिपीट करने एक बार। मैंने बोला ये एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज है या एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज है? एल्काइल ऑक्सीजन यानी यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है,
एसाइल ऑक्सीजन, यानी यहाँ से क्लीवेज हो रहा है, समझ आ रही बात कि नहीं है, यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है। और रिएक्शन यूनिमोलकुलर है कि बायोमोलकुलर है? रिएक्शन यूनिमोलकुलर है कि बायोमोलकुलर है? तो एसाइल के साथ यूनिमोलकुलर भी आ सकता है, एसाइल के साथ बायोमोलकुलर भी आ सकता है, एल्काइल के साथ यूनिमोलकुलर भी आ सकता है, एल्काइल के साथ बायोमोलकुलर भी आ सकता है। क्या चार चीज समझ आ रही है कि नहीं है? यस सर। तो इसलिए अब मान लो, अब दोनों में ये वाली बातें भी तो होती है कि एसिड कैटलाइज्ड है कि बेस कैटलाइज्ड है। तो टोटल कितने मैकेनिज्म डिफाइंड हुए? चार बेस कैटलाइज के लिए और चार एसिड कैटलाइज के लिए। क्या समझ आ गई बात की नहीं है? यस सर। जैसे मैंने लिखा, बेस कैटलाइज्ड बाइमोलिकुलर एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, ये इसका मीनिंग है। ये ऑब्जेक्टिव में नीट के अंदर सिर्फ मीनिंग पूछा हुआ है इसका। BAC2, बैक टू, मान लो बैक टू या बैक टू कैसे भी कह लो, शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए बैक टू लिखा अगर मैंने, बैक टू, तो इसका मतलब क्या है? बेस कैटलाइज्ड बाइमोलिकुलर एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। क्या समझ आया? बेस कैटलाइज्ड बाइमोलिकुलर एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। नहीं समझ आया? आ गया सर। बेस कैटलाइज्ड बाइमोलिकुलर एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। दूसरा मैं लिखूंगा ऐसे ही, अगर मैंने लिख दिया BAC1, गर्भ के अलावा कौन बोलेगा? क्या मीनिंग होगा इसका? नहीं बोला किसी को भी? आदित्य बोल, क्या मीनिंग होगा वो इसका? तो ये सर बेस बेस कैसेलाइड यूनिमोलिकुलर एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। हाँ, क्लियर हो गया सबको कि नहीं? और तीसरा, अब अल्काइल ऑक्सीजन का क्लीवेज हो रहा है, यानी इसका, इस वाले बॉन्ड का, सही ना, ये R' O बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, R' O बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज, एक तो क्या आ जाएगा, BAL2। बोल आदित्य, इसका मीनिंग क्या होगा? सर बेस कैटेलाइज्ड एल्काइल बायोमोलिकुलर एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। बहुत अच्छे, लास्ट में भी बोल दे एक बार, BAL1। सर बेस कैसेलाइड यूनिमोलिकुलर एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। बिल्कुल सही है, लास्ट वाला भी, बेस कैटलाइज यूनिमोलकुलर एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। तो तुम्हें इसका मीनिंग समझ आ गया होगा, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चार मैंने ये बता दिए, चार ये बता दिए। और चार कैसे होंगे, चार और कौन से होंगे? फिर वो एसिड कैटेलाइज वाले बाकी। हाँ, एसिड कैटलाइज, बी की जगह ए आ जाएगा, कर लोगे नहीं उसे? AAC2, मैं लिख देता हूँ एक बार, AAC2, AAC1, AAL2, AAL1। मैं शॉर्ट में बोलूंगा, बैक टू, बैक वन, बाल टू, बाल वन, इसमें एक या आक कुछ भी बोल सकते हो, एक टू, एक वन, ऑल टू, ऑल वन। क्या याद रहेगा ये मीनिंग? बताना, दिया तुम बोलो एक बार, इसका मीनिंग क्या होगा? सर किसका? ये सर्कल किया मैंने अभी। सर एसिड कैटेलाइज्ड यूनिमोलिकुलर एसाइल एसाइल हाँ ऑक्सीजन बिल्कुल सही है, क्लीवेज। समझ आ गया कि नहीं है? नाम पता हो गया ना इस बार, दिया तो 10th में, इसको नाम भी पता लग रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये 8 मैकेनिज्म डिफाइंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के लिए, ऐसे ही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए। यानी ये रिएक्शन जब उल्टा जाएगी तो उसके लिए कितने मैकेनिज्म डिफाइंड होंगे? एस्टरिफिकेशन के लिए कितने मैकेनिज्म डिफाइंड होंगे? बोल गर्भ। अच्छा, चार। चार होंगे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एसिड कैटालाइज्ड ही होगा, तो उसमें चार मैकेनिज्म डिफाइंड होंगे। समझ आ रही बात कि नहीं है? स्कूल में 12th क्लास के सिलेबस में भी है मैकेनिज्म उसका, लेकिन सिर्फ एक ही, उसमें कोई नाम नहीं है कि तुम ये बैक टू, बैक वन, बाल बाल टू, बाल वन, या एक टू, एक वन,
और ऑल टू ऑल वन, ये करोगे उसमें से कोई मैकेनिज्म डिफाइन नहीं है किसी के लिए भी। बस तुम्हें एक सिंपल सा मैकेनिज्म करना है स्कूल लेवल के लिए। अदरवाइज क्वेश्चंस आएंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा मैकेनिज्म कहाँ पे लगेगा, कौन सा मैकेनिज्म कहाँ से लगे, कहाँ पे लगेगा। याद अभी एक एक दो चीजें याद करा रहा हूँ, फिर आगे करते हैं इसमें। देखो सारे मैकेनिज्म करने हैं तुम्हें, इसके सारे मैकेनिज्म, ये 8 मैकेनिज्म है ना, ये सारे करने हैं। अब इसमें ये वाला डिफाइंड नहीं है, ध्यान देना, इसमें ये वाला मैकेनिज्म जो है वो डिफाइंड नहीं है, ये मैकेनिज्म डिफाइंड नहीं है, बैक वन डिफाइंड नहीं है। अब बैक वन का जस्ट उल्टा क्या बोलोगे, बैक वन का उल्टा क्या बनोगे, बोलकर क्या बोलेगा जो एसिड वाले में डिफाइंड नहीं होगा। AaC1। ए सी, उल्टा उल्टा, बेस का एसिड हो गया, एसाइल का एल्काइल नहीं बोलेगा, हाँ सर। और यूनिमोलिकुलर का बाइमोलिकुलर बोलेगा, तो इसका ये याद कर लेगा पहले इसको। इन दोनों के डिफाइन नहीं है। ये दोनों हाइपोथेटिकल है, रीजन भी है इसका कि क्यों डिफाइंड नहीं है, रीजन भी है इसका, लेकिन अभी याद कर ले इसको। वहां पे मैं अभी याद कराऊंगा ना, याद करके ही करियो। मैकेनिज्म कहीं नहीं पूछे, लेकिन एक बार मैं जल्दी से बताऊंगा जरूर। 8 मैकेनिज्म है, 8 में से 6 डिफाइंड है, नोट कर लिया। मतलब 6 के लिए पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, बाकी 2 के लिए कोई प्रूफ नहीं है, मतलब कोई कंपाउंड ऐसा नहीं मिला है जो ये मैकेनिज्म शो कर रहा हो। क्या नोट कर लिया यहाँ तक पूरा ढंग से? यस सर। चलो अब नोट करना आगे, मैकेनिज्म इसका जल्दी से नोट करना है बिल्कुल, कि आज इस क्लास में हो जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे लिखा मैंने, कोई भी रिएक्शन, रिएक्शन भी ले ली, सपोज ये रिएक्शन ले ली, आर सी बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, ओ लिया 18 वाला, ओ लिया 18 वाला, H2O डाला इसके अंदर, H2O डाला इसके अंदर, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में कर रहे हैं मैकेनिज्म अभी, ओ चांस तो मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव प्लस आर डैश ओ एच, प्लस आर डैश ओ एच। तो ध्यान देंगे इसमें क्या आंसर आता है, सही ना, ध्यान देंगे इसमें आंसर क्या आता है। पहले मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, बैक टू BaC2। देखो बेस कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बाइमोलिकुलर, बेस कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बाइमोलिकुलर, ये मैकेनिज्म है ना। तो बेस कैटलाइज होना चाहिए, बेस कैटलाइज होना चाहिए, यानी, और बाइमोलिकुलर है तो दोनों एक साथ डालेंगे, बाइमोलिकुलर है तो ओ एच आयंस साथ में डालोगे कि नहीं, ये क्या समझ आया, पहला स्टेप। यस सर। यही यहाँ पे रिवर्सिबल तो स्टेप है ही, यहाँ पे आरडीएस होता है, यहाँ पे ओ चांस डलते हैं, आरडीएस है ये, रिडिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर, ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये O18 वाला है ध्यान रखना, ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ओ पे नेगेटिव, ओ आर डैश आएगा, ये आ गया ओ चांस। क्या ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल है कि अनस्टेबल है, क्या ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जहां पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वही आरडीएस होता है, क्या स्टेबल है अनस्टेबल है? सर अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, ये तुम्हें दिख रहा है, लोन पेयर है इस पे तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो किसको निकाल देगा बाहर, ये इलेक्ट्रॉन का इधर, ओ आर डैश बाहर होगा कि नहीं, यस सर। तो ओ आर डैश जब बाहर हो गया तो ये आ गया RCOOH, RCOOH, और ओ आर डैश में 18 था, तो आर डैश ओ नेगेटिव अलग हुआ कि नहीं, हो गया अलग कि नहीं। यस सर। अब उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या दे देगा, ये तो पूरे रिवर्सिबल जाएगा, और इरिवर्सिबल जाएगा ये, नेगेटिव, और ये आर डैश ओ माइनस वाला 18 ही था ना, तो प्लस आर डैश ओ एच, क्या समझ आया, अल्कोहल के पास गया O18, क्लियर हुआ कि नहीं ये। यस सर। और डायरेक्ट आंसर के लिए तुम्हें पता ही है, डायरेक्ट आंसर के लिए डायरेक्ट वाला जरूर याद रखना, डायरेक्ट वाला पूछा है, यहाँ से क्लीवेज किया, आर डैश ओ नेगेटिव कहाँ जाएगा, एल्कोहल के पास, क्या समझ आ गया। यस सर। डायरेक्ट आंसर के लिए जरूर ध्यान रखना, आरडीएस तुम्हें समझ आ गया होगा, ये तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी मंगाने के अंदर। अब
मैंने बैक टू यहाँ पे मैकेनिज्म बता दिया, बैक टू वाला मैकेनिज्म बता दिया। सेकंड करेंगे इसी में ही बैक टू के बाद करेंगे बैक 1। बैक 1 इसमें देखो RCOR' है, RCOR' है, तो इसमें O चांस तो नहीं आएंगे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल होगा स्लो स्टेप में कि नहीं, यूनिमोलकुलर है ना, ये यूनिमोलकुलर है कि नहीं, तो अकेला एस्टर ही तो आएगा, आएगा कि नहीं। गर्व। यस सर। और अब यहाँ RDS में डायरेक्ट ये O18 वाला बॉन्ड टूटेगा कि नहीं, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज है, ये डायरेक्ट टूटेगा कि नहीं, प्लस R-O- 18 वाला, नहीं समझ आया। यस सर। और अब O चांस इस पे अटैक कर देंगे, और आंसर आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, साथ में R-O- 18 वाला, ये आएगा कि नहीं। यस सर। R-OH RC डबल बॉन्ड O-, ये 18 वाला, क्या समझ आया मैकेनिज्म, दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम है, समझ आया कि नहीं ये। यस सर। अब ये वाला मैकेनिज्म क्यों डिफाइंड नहीं था, या क्यों डिफाइंड नहीं है ये। सर ऐसे आर्कटाइन एस्टर अच्छा वेट नहीं नहीं है। होता होगा क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये यहाँ पे sp2 कार्बन से क्या ये CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये O के साथ, अपने आप ही हो पाएगा क्लीवेज क्या, नो सर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म नॉट डिफाइंड। समझ आया कि नहीं, इमेजिनरी मैकेनिज्म है, इसके लिए कोई भी कंपाउंड नहीं मिला अभी तक जो ये मैकेनिज्म शो कर सके। क्या क्लियर हो गया ये। यस सर। नेक्स्ट मैकेनिज्म बहुत इजी है, ध्यान रखना, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है इसके अंदर। बेस कैटलाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलुलर, यूनिमोलुलर तो क्या होगा फिर, O18 ले लिया मैंने, ये यहाँ पे R-, कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एल्काइल। और एक डैश ही वाला। मॉलिक्यूल लेंगे। हाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इधर देगा कि नहीं ये, तो RC डबल बॉन्ड O- 18 वाला प्लस R- पॉजिटिव, क्या समझ आ रहा है। क्या समझ आया ये। यस सर। अब इस पे O चांस जब आएंगे कार्बोकेटाइन पे, O चांस अबव से और बिलो से दोनों जगह से अटैक कर सकते हैं कि नहीं, यस सर। तो आंसर क्या आएगा, R-OH, और एक क्या आएगा, एक क्या आ जाएगा, R-, गलत लिख दिया, R-OH, एक मिनट में समझ आया कि नहीं ये। और साथ में RCO- 18 वाला तो आ ही रहा है, नहीं समझ आया मैकेनिज्म वाला। आ गया सर। फिर फोर्थ मैकेनिज्म क्या होगा, Bile 2 है ना, अब इसमें O चांस आएंगे फर्स्ट स्टेप में ही कि नहीं, बोलो। यस सर। O18 वाला है, डायरेक्ट O चांस दिखाओगे, O चांस फर्स्ट स्टेप में ही RDS होगा, एक ही स्टेप होगा ना इसमें, नहीं क्लियर। डायरेक्ट इसमें क्या होगा, एल्काइल ऑक्सीजन का क्लीवेज करना है, ये रहा एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बॉन्ड का क्लीवेज, और O चांस इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और कहाँ पे देंगे इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग, याद आया कि नहीं, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा सिग्मा स्टार V सर। में, याद है कि नहीं ये, यस सर, सिग्मा तो बॉन्ड टूट रहा है मतलब तो सर इसके पीछे, SN2 से होगी। हाँ हाँ, 2 है ना ये रहा, SN2 टाइप, R सी बॉन्ड O, O- 18 वाला
प्लस आर डैश ओ एच। क्या समझ आया? यस सर। चार मैकेनिज्म मुश्किल लग रहे हैं घर पे मैकेनिज्म? नो सर। इसमें सब मैकेनिज्म इजी है बहुत यार। अगर मैं बायोमोलिकुलर बोल रहा हूँ तो ओ चाइन्स साथ में ही आएंगे पहले स्टेप में ही। अगर मैं यूनिमोलिकुलर बोल रहा हूँ जैसे ये, तो ओ चाइन्स बाद में आएंगे। बस यही तो करना है। तुम समझ आ गए मैकेनिज्म के नहीं? यस। अच्छा एक बार हैंड से करना, देखते हैं कि बहुत, अगर तुम सो रहे हो तो बात अलग है। किस किस को समझ आ गया मैकेनिज्म ये वाला? चार। देखो किस किस को समझ आया। गर्व को समझ आ गया, प्रियंका को, दिया को, कृष को, विधि को, आदित्य को, सौम्या को, आरशी को, मानसी, काजल, तान्या, हितेश, हेमांग, कशिश। चलो कुछ बच्चों को नहीं समझ आया। कीर्ति समझ नहीं आ रहा है? चलो कुछ नहीं था आ जाएगा समझ अभी। जो मैं बताऊंगा बाद में शॉर्टकट वो जरूर कर लेना। ये अगर कहूंगा कि 10% इंपॉर्टेंट है ना, तो वो 90% इंपॉर्टेंट हो। सही ना? इतना डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर अब इन चारों मैकेनिज्म का मैं ऑर्डर पूछूं, रेट का ऑर्डर क्या आएगा? बता सकते हो रेट का ऑर्डर क्या आएगा इसका? इसके रेट का ऑर्डर क्या आएगा? इसकी सर रेट का बी ऑर्डर ए सी क्या आएगा? टू, बी ए एल वन और बी ए एल टू। नहीं नहीं नहीं, आंसर इसका ये है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। BAL1 सबसे फास्ट। BAL1 क्यों फास्ट है? देखो, BAC1 तो हो ही नहीं रहा, उसको तो छोड़ ही दोगे। समझ गए कि नहीं? इस पे तो क्रॉस कर देना। बी ए सर एल इसमें वन ये क्यों एस फास्ट है? एन वन की तरह हो गया ना। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। अगर ये SN1 टाइप है, और SN1 तुम्हें ध्यान है, मैंने पहले करा रखा है तुम्हें कि SN1 इज फास्टर देन SN2। SN1 में तो बिना किसी सपोर्ट के लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा था RDS के अंदर, और SN2 में विद द सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप इज बीइंग रिमूव RDS के अंदर। इसलिए सिमिलर टू SN1 BAL1 विल बी फास्टर। अब उसके बाद बचा क्या? BAC2 बचा और BAL2। BAC2 और BAL2 में से कौन सा फास्टर होगा? BAC2 और BAL2 में से BAL1 सबसे फास्ट है विदाउट एनी डाउट। देखो, BAC2 और BAL2 में से, BAC2 बी और एल BAL2 में से चेक करो इसको, चेक करो इसको। सर ए एल टू होगा। इसके बाद है BAC2। देख कर RDS में चेक कर इसके, फिर BAL2। इसके RDS में एक बार चेक कर। इसके RDS में जब इसमें बॉन्ड टूट रहा है तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? पाई बॉन्ड। इसके RDS में देख एक बार, BAC2 के। यस सर। और इसके RDS में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? सिग्मा। तो बस इसीलिए यही रीजन है इसका। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये याद रख लेना। और BAL1 यानी ये कब फास्ट हो? BAL1 सबसे फास्ट है ना, ये फास्ट है। और ये कब अप्लाई होगा? तेरे को दिख रहा है कि ये वाला पार्ट बहुत स्टेबल होना चाहिए। समझ गया कि नहीं? यस इसके सर। लिए आर, इसके लिए होना चाहिए R डैश बल्कि। समझ गया कि नहीं? R डैश कैटायन स्टेबलाइजिंग होना चाहिए। R डैश शुड बी कैटायन स्टेबलाइजिंग। क्या समझ आ गई बात कि नहीं? यस सर। और इसके लिए BAC2 के लिए क्या बोलेगा? इसमें BAC2 के लिए ये स्मॉल होना चाहिए, R स्मॉल होना चाहिए नहीं BAC2 के लिए? यस सर। इसके लिए R जो है स्टार्टिंग वाला, ये छोटा होना चाहिए, ताकि न्यूक्लियोफाइल इस पर आसानी से अटैक कर सके। BAC2 के लिए बात कर रहा हूं मैं। R होना चाहिए स्मॉल। और BAL2 के लिए
आर होना चाहिए बल्कि, ताकि न्यूक्लियोफाइल उधर अटैक ना करे। एक आर, आर लिखना है इसको, आर होना चाहिए बल्कि, आर बल्कि होना चाहिए, कैटायन स्टेबलाइजिंग वाला आर डैश भी नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं लग रहा है तो ये लगेगा, और ये भी नहीं लग रहा है तो ये लगेगा। सीक्वेंस में चेक करते हैं हमेशा। बस तुम्हें सिंपल देखना है, अगर ये एल्काइल आर डैश स्टेबल है, आर डैश स्टेबल है तो BL1 लगा देना, आर डैश स्टेबल है तो BL1 लगा देना। ये स्टेबल नहीं है और ये स्मॉल है, ये स्मॉल है तो BaC2 लगा देना। दोनों फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं तो BaL2। क्या समझ आ गई बात की नहीं? यस सर। ऐसे ही एसिड वाले में AaL1 आएगा, फिर AaC2 आएगा, और फिर क्या आएगा? कौन सा था, कौन सा आएगा इसके बाद? ये दोनों तो होते हैं, एक नहीं होता ना, कौन सा नहीं होता है? AaL2 नहीं होता। हाँ AL2 तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? AC1। हाँ AC1। क्या समझ आया? यही चीज चलेगा इसमें भी, सेम चीज देखनी है इसके अंदर भी, सेम रीजन इसके अंदर चल रहे हैं ये वाले, सेम रीजन बिल्कुल। ये जगह समझ आ गया ना, तो क्वेश्चन कर लेगा आसानी से। क्या समझ आ रही है बात की नहीं? So, मतलब जो कंडीशन ये वाली है, मतलब BaL1 के लिए वही AaL1 के लिए। हाँ हाँ हाँ, वही सेम कंडीशन है। मतलब बहुत इजी तरीके से बताया, अगर इससे आसान तरीके से किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। अच्छी बुक्स पढ़ेगा ना, वैसे नॉर्मली तो मिलेगा नहीं किसी बुक में, अच्छी बुक्स में नहीं मिलेगा ये इतना आसानी से बताया। क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे अगर ये रट दोगे तुम। पहले हमेशा बाल वन होगा, फिर बैक टू होगा, बाल वन फिर बैक टू, इसमें भी ऑल वन फिर एक्ट टू, यही दोनों होंगे। थर्ड पे बस तुम्हें सोचना है, सेम फैक्टर लगेंगे, सेम फैक्टर जो बताया मैंने, आर क्या होना चाहिए, आर डैश क्या होना चाहिए, ये रट दो बस, फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। यही करना है, सिर्फ यही चीज करनी है, ये चीज करनी है। मैकेनिक्स की कोई नीड नहीं है, नहीं समझ आ रहा मत करो, इससे बहुत आसानी से आंसर निकलेंगे सारे। समझ आ रही बात की नहीं है? एसिड कैटालाइज वाले चार मैकेनिज्म बता दूं जल्दी से? सर वो तो मतलब उनकी अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एसिड कैटालाइज की जरूरत इसलिए पड़ेगी कर, क्योंकि वही एसिड कैटालाइज वाले तो उसमें चलेंगे ना, एस्टरिफिकेशन में, वही सेम तो चलेंगे। नहीं मतलब वो तो इसी की तरह सिमिलर हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर ही, बस इसमें H प्लस आएगा। और जैसे इसमें मैंने AaC2 था, AaC2 है तो RCOR डैश और H प्लस एक साथ आएंगे। इसमें ना H प्लस हाँ हर वो तो स्टेप में अटैक करता है। यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर देख के हो जाएगा। यूनिवर्स हो जाएगा, लेकिन अब अगर इसमें ना ऑल वन जो है उसमें H प्लस आता है साथ में, तो ये मान ले कि H प्लस जो है ये एक्सेस में है, तो इसको इसलिए यूनिवर्सल सर वो माना तो हुआ है। समझा कि फिर नहीं? स्यूडो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है ना वो। हाँ 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 हाँ, सीडो फर्स्ट ऑर्डर है एसिड कैटालाइज तो। समझा कि नहीं है? यस सर। तो इसमें हर स्टेप में H प्लस अटैक करेगा ही पहले, और जब भी अटैक करेगा ना तो हमेशा कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा, बस AaC1 को छोड़कर, AaC1 को छोड़ के। सही है? बता दूं मैकेनिक्स की नहीं अभी? सर बता दो। चलो फिर एक एक काम करेंगे फिर, 10 मिनट के लिए रिजॉइन करना, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। एसिड कैटालाइजर मैकेनिक्स करा रहा हूँ मैं फिर। सही है, 10 मिनट के लिए रिजॉइन करना, एसिड कैटालाइजर मैकेनिक्स बताऊंगा मैं।